जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में यूरोप के राष्ट्रवाद को शुरू किया था, यूरोप के राष्ट्रवाद को समझा था, यूरोप के राष्ट्रवाद के बारे में समझा था और एक घोषणा पत्र के बारे में हमने जिक्र किया था जिसको लुई 18 ने जारी किया था। 2 जून 1814 ईस्वी का समय घोषणा पत्र जारी करता है लुई 18 और उसमें चेंज लाता है चार्ल्स 10। चार्ल्स 10 जो है उसमें चेंज लाता है और चेंज लाने के बाद 1830 का क्रांति हो जाता है और उसी 1830 के क्रांति को आज के वीडियो में हम कवर करेंगे। 1830 का क्रांति है क्या? तो आइए आज हम 1830 के क्रांति के बारे में समझें, चार्ल्स 10 के बारे में समझें, चार्ल्स 10 कौन था और उसके बारे में व्याख्या करते हैं। 1830 का क्रांति, चार्ल्स 10 के बारे में पढ़ते हैं। चार्ल्स 10 एक निरंकुश और प्रतिक्रियावादी शासक था। निरंकुश कहने का मतलब क्या होता है? जिसके ऊपर कोई अंकुश ना हो। और प्रतिक्रियावादी मतलब जो पुरातन व्यवस्था को लागू करने वाला व्यक्ति था, उसी को कहते हैं प्रतिक्रियावादी शासक। जो पुरातन व्यवस्था, जो नेपोलियन ने अस्त व्यस्त किया हुआ था जिस व्यवस्था को, उस व्यवस्था को लागू करने वाला व्यक्ति प्रतिक्रियावादी शासक हुआ करता था। चार्ल्स 10 निरंकुश कहने का अर्थ यह हुआ कि चार्ल्स 10 जो फ्रांस में राष्ट्रीयता उभर रही थी उसको दबाने का कार्य चार्ल्स 10 के द्वारा किया गया था, इसलिए उसको निरंकुश राजा कहा जाता है, निरंकुश शासक कहा जाता है। अब चार्ल्स 10 जैसा निरंकुश, जैसा प्रतिक्रियावादी, वैसा ही अपने अंदर के लोगों को चाहेगा कि मेरे नीचे जितने भी व्यक्ति रहे वो मेरे ही जैसा रहे। अगर मैं आम बोलूं तो वो लोग भी आम बोले, अगर मैं दिन बोलूं तो वो लोग भी दिन बोले, अगर मैं रात बोलूं तो रात बोले। तो ठीक उसी प्रकार प्रतिक्रियावादी शासक पॉलीगेनेक को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। अपने पूरे शासन में उसने पॉलीगेनेक को प्रधानमंत्री नियुक्त किया। अब पॉलीगेनेक लुई 18 द्वारा लागू समान नागरिक संहिता, लुई 18 हमने जैसे जिक्र किया था कि लुई 18 अपने पूरे शासन में ज्यादा कुछ किए नहीं थे, लेकिन कुछ ये किए थे कि समान नागरिक संहिता, जो सबको साथ लेने वाला संहिता था, जो सबका साथ सबका विकास वाला ये उच्चारण था उनका, जो कहना था, समान नागरिक संहिता के स्थान पर अभिजात वर्ग की स्थापना कर दी। अभिजात वर्ग की स्थापना कहने का मतलब क्या हुआ? अभिजात वर्ग कहने का मतलब यह हुआ कि जो लोग पैसे से धनी हैं, जो लोग नोबल फैमिली से बिलोंग करते हैं, जो इसके दादा परदादा सिर्फ राजनीति में उतर कर अपना नाम फेम अपना बना चुके हैं, उसी को अभिजात वर्ग कहते हैं। तो पॉलीगेनेक लुई 18 के द्वारा जो समान नागरिक संहिता था उसके स्थान पर अभिजात वर्ग का स्थापना कर दिया, जिससे पॉलीगेनेक का उदारवादी और प्रतिनिधि सदन के गहरा असंतोष व्यक्त किया। अब मान लीजिए जो उदारवादी का नेता होगा और जिसको अभिजात वर्ग को प्रमोट किया गया, तो उदारवादी तो अपने आप में गुस्सा तो जरूर होगा। जो प्रतिनिधि, जो लोगों के द्वारा चुनकर जो प्रतिनिधि सदन था, अब लोगों के लिए प्रतिनिधि को काम करना था, तो वो प्रतिनिधि भी गहरा असंतोष व्यक्त करेगा। तो ठीक उसी प्रकार गहरा असंतोष पॉलीगेनेक के खिलाफ हुआ। चार्ल्स 10 25 जुलाई 1830 को 25 जुलाई 1830 को 4 अध्यादेश जारी करता है। जो राजा था वही एक 4 अध्यादेश जारी करता है। अध्यादेश का मतलब क्या होता है? नियम, कानून, कि इस कानून से ही पूरे राष्ट्र को चलाना है, इस कानून से ही मेरे पूरे राष्ट्र को चलाना है। तो 4 अध्यादेश जारी करता है जिससे उदार तत्वों का गला घोटने का काम किया गया। उदार तत्वों के गला घोटने का काम किया गया। उदार तत्व कहने का मतलब जो उदारवादी एलिमेंट्स थे। उदारवादी एलिमेंट्स कहने का मतलब क्या हुआ? जो सभी प्रकार का समान नागरिक संहिता वाला कानून था उसका गला घोट दिया गया, मीन्स उसको दबा दिया गया, उसको सप्रेस कर दिया गया, जिसके विरुद्ध पेरिस में एक और क्रांति की लहर दौड़ती है। या जिस उदारवादी तत्व का गला घोटा जाएगा, जिसके ऊपर अधिक शोषण किया जाएगा, जिसके ऊपर अधिक अत्याचार किया जाएगा, कहीं ना कहीं वो तो पनपेगा। और ठीक उसी प्रकार पेरिस में क्रांति का लहर दौड़ा और फ्रांस में 28 जून 1830 को गृह युद्ध आरंभ हो गया। गृह युद्ध कहने का मतलब क्या होता है कि घर में ही जो युद्ध आपस में लोग भिड़े हुए रहते हैं उसको गृह युद्ध कहते हैं। तो गृह युद्ध क्या हो जाता है? आरंभ हो जाता है 28 जून 1830 को,
जिसे हम जुलाई 1830 की क्रांति कहते हैं। क्या कहते हैं? इस पूरे जुलाई 1830 की क्रांति कहते हैं। अंततः जब क्रांति हुआ तो चार्ल्स 10 को भागना पड़ा, पलायन करना पड़ा इंग्लैंड, क्योंकि देखा वो जनता में आक्रोश उसके खिलाफ। तो हो सकता था कहीं ना कहीं उसे मार डालते, काट डालते। तो चार्ल्स 10 को पलायन कहां करना पड़ा? इंग्लैंड। चार्ल्स 10 बुर्बो राजवंश के थे। तो बुर्बो राजवंश, जब चार्ल्स 10 गए तो बुर्बो राजवंश खत्म हो जाता है। बुर्बो राजवंश क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। बाद में जो है गद्दी सौंपा गया ऑरलेंस वंश के लुई फिलिप को। किसको सौंपा गया? लुई फिलिप को। वो कौन से वंश के थे? ऑरलेंस वंश का अब गद्दी आता है। अब ऑरलेंस वंश अब शासन करेगा राष्ट्र पे। किस पे? फ्रांस पे, यूरोप पे। तो कौन शासन करता है? लुई फिलिप। लुई फिलिप को जनमत संग्रह से बनाया गया था। जनमत संग्रह कहने का मतलब लोगों के वोटिंग के द्वारा, लोगों के द्वारा चुनकर, लोगों के मन के हिसाब से लुई फिलिप को गद्दी सौंपा गया था। तो अब पढ़ते हैं 1830 के क्रांति का प्रभाव क्या था। 1830 के क्रांति के बारे में पढ़े। लास्ट में गद्दी किसको सौंप दिया? लुई फिलिप का। इसका प्रभाव क्या पड़ा? प्रभाव यह पड़ा कि कट्टर राज सत्तावादियों का प्रभाव कम हो गया। जो चाहते थे कि सत्ता मेरे ही पास रहे, ना सत्ता उसके पास जाए, ना सत्ता उसके पास जाए, मेरे ही पास सत्ता रहे, मेरा वंश, मेरा जितना भी आने वाला पीढ़ी दर पीढ़ी सब मेरे ही वंश के शासन करे। तो कट्टर राज सत्तावादियों का प्रभाव क्या होने लगा? धीरे धीरे कम होने लगा। 1830 की क्रांति का प्रभाव, सबसे बड़ा प्रभाव यह है कि फ्रांसीसी क्रांति के उद्देश्य को पुनः स्थापित किया गया। जो पुरातन व्यवस्था था उसको हटाकर जो नेपोलियन अस्त व्यस्त कर दिया था व्यवस्था को, उसी नेपोलियन का ही व्यवस्था को लागू कर दिया गया। फ्रांसीसी क्रांति के व्यवस्था को ही लागू करने का इसमें काम किया गया 1830 के क्रांति में। 1830 के क्रांति के बाद जो प्रभाव उसको हम पढ़ रहे हैं। फ्रांसीसी क्रांति का उद्देश्य जो पुनः स्थापित करने वाला था, उसी क्रांति का फिर से स्थापित कर दिया गया। जो फ्रांसीसी क्रांति में जो स्थापना किया गया था, राष्ट्रवादी की स्थापना की गई थी। वियना कांग्रेस का जो उद्देश्य था कि पुरातन व्यवस्था लागू हो, राष्ट्रवादी को दबाया जाए, उसको निर्मूल सिद्ध कर दिया, उसको मूर्छित कर दिया गया, उसको दबा दिया गया कि नहीं, हम लोग भी लोग हैं, हम लोग भी आपस में मिलजुल कर रहेंगे तो राष्ट्रवादी भावना जगेगी। तो इसका परिणाम यह होता है कि राजनीति का एकीकरण हो जाता है। राजनीति के सभी नेता, जो उदारवादियों के जो नेता थे, जो सब मिलजुल कर काम करना चाहते थे, जो सभी के शासक के साथ रहना चाहते थे, वो सभी शासक एक साथ मिलने लगे। संवैधानिक सुधार हुई, राष्ट्रवाद का विकास हुआ। अब लुई फिलिप के खिलाफ आवाज उठने लगी और तथा फ्रांस में एक और क्रांति का लहर दौड़ गया। लुई फिलिप भी अपने शासनकाल में कुछ वैसा काम नहीं किए थे, वो भी जनमत संग्रह से बने थे और उसको दबाने का कार्य कर रहे थे। तो लुई फिलिप के खिलाफ आवाज उठी और फ्रांस में एक और क्रांति की लहर दौड़ी, जिसे हम 1848 की क्रांति कहते हैं। आशा करते हैं कि 1830 की क्रांति आपको समझ में आई होगी। 1830 के क्रांति के बाद हम 1848 के क्रांति को पढ़ते हैं, जिसमें कि अभी तक राष्ट्रों का एकीकरण नहीं हो पाया था। लोग, इटली बहुत सारे पार्ट्स में अभी भी बटा हुआ है, जर्मनी अभी भी बहुत सारे पार्ट में बटा हुआ है। तो धीरे धीरे उस सबको पढ़ेंगे। पहले हम 1848 के क्रांति को पढ़ते हैं। लुई फिलिप उदारवादी शासक था और महत्वाकांक्षी भी था। उदारवादी शासक कहने का मतलब जो लोगों के प्रति लिबरल रहता था, जो लोगों के दया को समझता था, लोगों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा उसको समझता था, दुर्दशा को समझता था, अधिक महत्वाकांक्षी भी हुआ करता था। वो महत्वाकांक्षी भी था। और विरोधी को देखिए, लुई फिलिप अपने शासनकाल में एक चीज यह गलती किया कि विरोधी को भी खुश करना चाहता था। वो चाहता था कि मेरे विरोधी भी हमसे खुश रहे। तो विरोधी को खुश करने के लिए स्वर्णिम मध्यम वर्ग का नीति लाया, जिसमें कि जो जैसे ईडब्ल्यूएस अभी लाया गया है, ठीक उसी प्रकार का स्वर्णिम मध्यम वर्गीय नीति था। जो जनरल कास्ट के हैं, जो जनरल में है, उसके लिए मध्यम वर्ग का नीति लाया। और 1840 में गीजो को प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया गया। किसको नियुक्त किया गया? गीजो को प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया गया। और गीजो कट्टर प्रतिक्रियावादी शासक। कैसा शासक था? कट्टर प्रतिक्रियावादी शासक, जो चाहता था कि पुरातन व्यवस्था लागू हो। और उसका राजा कैसा? उसका राजा उदारवादी, जो सभी को साथ लेकर चलना चाहता, यहां तक कि अपने दुश्मन को भी साथ में लेकर चलना चाहता था। लेकिन जस्ट अपोजिट वो परख नहीं पाया और गीजो को प्रधानमंत्री नियुक्त कर देता है, जो कि कट्टर प्रतिक्रियावादी शासक है। लुई फिलिप पूंजीपति वर्ग
और अल्पमत को भी अपने साथ रखना पसंद करता था। पूंजीपति वर्ग में जो पैसा वाला धनी लोग है उसको भी अपने साथ रखना चाहता था। वो चाहता था, अगर वो चाहता था कि मैं अगर इनसे दुश्मनी ले लूं तो हो सकता है कहीं ना कहीं मुझे आगे चलकर बहुत परेशानी आएगी। तो पूंजीपति वर्ग और अल्पमत को भी अपने साथ रखना पसंद करता था। कोई सुधारात्मक कार्यक्रम नहीं किया और विदेश नीति में भी सफल नहीं रहा। मैंने कहा था लुई फिलिप अपने शासनकाल में उतना अच्छा काम नहीं किया। लुई फिलिप को याद करने लायक वैसा कुछ नहीं है। बस लुई फिलिप अपने शासनकाल में कोई सुधारात्मक कार्यक्रम किया ही नहीं। वो चाहते थे कि मेरे विरोधी भी हमसे खुश रहे। अगर विरोधी खुश रहेगा तो सुधार तो कुछ हो नहीं सकता है। अगर कोई सुधार कार्यक्रम आएगा जो विरोधी के खिलाफ होगा उसको कैंसिल कर देगा। तो सुधारात्मक कार्यक्रम उसके शासनकाल में कभी नहीं हुआ और ना ही कोई विदेश नीति को सफल हुआ। कोई विदेश नीति भी उसके शासनकाल में सफल नहीं होता है। तो इसके शासन में भूखमरी बढ़ी, बेरोजगारी बढ़ी, जिससे गीजो की आलोचना होने लगी। अब लुई फिलिप के शासन में जितना भी काम होगा उससे प्रधानमंत्री के ऊपर असर जाएगा, जिससे भूखमरी बढ़ गया, बेरोजगारी बढ़वा दिया और जिससे गीजो का आलोचना होने लगा। लेकिन 22 फरवरी 1848 का समय पेरिस के थिएटर्स में एक विशाल भोज का आयोजन होता है। विशाल भोज का जो गेट टुगेदर, एक पार्टी का आयोजन किया गया। वहां सभी नेता, जो उदारवादी वाले नेता थे, जो प्रतिनिधि वाले नेता थे, सब आपस में आकर मिले जुले बात किए और 24 फरवरी 1848 को लुई फिलिप को गद्दी छोड़ना पड़ा और इंग्लैंड भाग गया। उसके पाप का घड़ा फिर से भर गया लुई फिलिप का और इंग्लैंड भाग गया। नेशनल असेंबली में गणतंत्र की घोषणा कर दिया। वहां के द्वारा जो असेंबली हुआ करता था, जहां सभी नेता प्रतिनिधि सदन में बैठा करते थे, उसको नेशनल असेंबली कहते थे। और नेशनल असेंबली में गणतंत्र की घोषणा करते हुए यह कहा गया कि 21 वर्ष से जितने भी कम उम्र के लोग हैं या 21 वर्ष से ज्यादा वाले उम्र के व्यक्ति हैं, जो वयस्क पुरुष हैं, सिर्फ वही मताधिकार कर सकते हैं। जो मत का अपना उपयोग कर सकते हैं वो सिर्फ वोट दे सकते हैं। तो वोट देने का अधिकार सबसे पहले कहां शुरू किया गया? नेशनल असेंबली, गणतंत्र की घोषणा के बाद नेशनल असेंबली में उसका मीटिंग किया गया और गणतंत्र की उसमें घोषणा की गई कि 21 वर्ष से जितने भी अधिक के वयस्क पुरुष, सिर्फ पुरुष, उसको मताधिकार का अधिकार दिया गया। जिससे क्या हुआ कि गणतंत्रवादियों का नेता चुना गया। जो गणतंत्र के नेता थे वो लामार्टिन बन गए और सुधारवादी का जो नेता बन गए वो लुई ब्ला बन गए। कौन बन गए? लुई ब्ला बन गए। लुई नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बन गया। लुई जो है नेपोलियन फ्रांस का क्या बन गया? सम्राट बन गया। लुई नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बन गया। इस क्रांति ने ना सिर्फ फ्रांस की पुरातन व्यवस्था समाप्त की, जो पुरातन व्यवस्था चला आ रहा था, इस क्रांति ने ना सिर्फ फ्रांस की पुरातन व्यवस्था समाप्त की, बल्कि इटली और जर्मनी ने भी इसका फायदा उठाया कि लोग वहां किस तरह आपस में एकजुट हुए, राष्ट्रवाद का उनमें भावना जगा। तो किस प्रकार राष्ट्रवाद की भावना जगा के लोग जो है आपस में मिलजुल कर अपने देश को, अपने राष्ट्र को मिला जुलाकर अपने राष्ट्र को आगे बढ़ाएं और वहां राष्ट्रवाद की भावना जगाएं, जिससे लोगों के ऊपर अत्याचार कम हुआ, शोषण कम हुआ, पूंजीपति वर्ग, अभिजात वर्ग का उनके ऊपर शोषण कम हुआ। अब सब लोग समान रूप से चल रहे थे। तो ठीक उसी प्रकार इटली और जर्मनी के लोगों ने सोचा, इटली के नेतागण, जर्मनी के गणमान्य नेतागण सब उसका फायदा उठाया। राष्ट्र एकीकरण का जो बात था कि हम लोग को भी एकीकरण किया जाए, जैसे कि हम लोग पढ़े थे कि सिसिली नेपल्स में बट गया, इटली जर्मनी बट गया, तो उस राष्ट्र एकीकरण जो है अपना मार्ग को प्रशस्त कर दिया, अपना एक बिल को आगे भेज दिया कि मेरा भी इटली का एकीकरण किया जाए, जर्मनी का एकीकरण किया जाए। तो आने वाले वीडियो में हम इटली का एकीकरण को पढ़ेंगे, जिसमें इटली के एकीकरण में किन लोगों ने भाग लिया, बिस्मार्क ने किस तरह अपना योगदान दिया, जर्मनी का एकीकरण में किन लोगों ने योगदान दिया, जर्मनी का एकीकरण कैसे हुआ, इस सब विषय में पढ़ेंगे। तो आशा करते हैं कि आप लोग को आज के वीडियो लेक्चर में 1830 की क्रांति, 1848 की क्रांति समझ में आई होगी। आने वाले वीडियो में हम लोग इटली का एकीकरण वगैरह सब पढ़ेंगे और यह भी जानेंगे कि किस तरह वहां के लोगों ने किस तरह प्रभाव डाला, जिससे राष्ट्रवाद की भावना और पनपी और आगे चल के कितने लोगों ने राष्ट्रवाद में अपना भाग दिया, भागीदारी निभाया। तो अभी तक के लिए धन्यवाद। आशा करते हैं कि इसको आप जरूर नोट किए होंगे। तो जय हिंद।